तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। यदि आप भी वो बच्चे हैं जिन्होंने डेरिवेशंस तो बहुत अच्छे से कर ली हैं, परंतु न्यूमेरिकल्स पे उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो बेटा घबराइए मत। मैं आज 7 न्यूमेरिकल्स आपको इस वीडियो में करवाऊंगा और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि इन्हीं 7 न्यूमेरिकल्स के ही टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं ये क्वेश्चंस, इनको प्रॉपरली अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करने हैं और खुद से एक बार सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, अगर आपका पेपर पास में है तो बेटा एटलीस्ट ये 7 न्यूमेरिकल्स तो आप प्लीज करके जाएं, ताकि वहां पर आने वाला क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो हम पहले न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम चार्ज। बेटा मान लिया जाए ये हमारे पास में किसी ट्राइंगल के ऊपर 3 चार्जेस हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड। ठीक है, वो आपको ये स्क्वायर वाला भी दे सकते हैं, रेक्टेंगल वाला भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ट्राइंगल वाला भी दे सकते हैं। ये 3 टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तीनों ही टाइप्स के आपको करवा देता हूं। ठीक है, ओके, तो मान लिया जाए ये हमारा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ऊपर हमने 5 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर जो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है वो हमें निकालना है। अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इस पर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो मान लिया जाए ये फोर्स जो लग रही है, ये F2 फोर्स जो लग रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, और ये -10 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो लेट अस सपोज F1 वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यहां मैंने लिखा नहीं है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी भी साइड 5 सेंटीमीटर, इसकी भी साइड 5 सेंटीमीटर और इसकी भी साइड 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी। रिजल्टेंट फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में होगी। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो कितने माने जाएंगे, 60 डिग्री माने जाएंगे, 60 डिग्री इस तरह से माने जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने F1 वाली फोर्स निकालनी है। बेटा कूलम्स फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, K इंटू Q1 Q2। Q1 कितना है, -10 इंटू 10 की पावर -6, Q2 कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -6, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। कभी भी जो डिस्टेंस होता है या फिर जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में लेने होते हैं। जैसे यहाँ माइक्रोकूलम था तो मैंने इसको कूलम में कन्वर्ट करके लिखा। ठीक है जी, अब जैसे मैंने डिस्टेंस लिखना है 5 सेंटीमीटर है तो मैं इसको लिखूंगा 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो F1 वाली हमारी फोर्स बन जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -10 इंटू 5, दिस इज -50 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है जी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 25 1 जा 25 2 जा। ठीक है, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू -2 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 4, दिस इज -8। ठीक है, तो ये हमारा बन गया -18 इंटू 10 की पावर 9 -8 इज 1 एंड हियर वी हैव गॉट -180। तो हमें यहां पर इस फोर्स का ना सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो F1 वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा 180 न्यूटन। ठीक है जी, अब एक चीज आप देखिए, जितना ये चार्ज है उतना ही ये चार्ज है, जितनी दूर ये वाला चार्ज था उतनी ही दूर ये वाला चार्ज है। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि F2 वाली फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखें बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है ये बिटवीन F1 एंड F2 होना चाहिए। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं F1 एंड F2 के बीच में कितना एंगल है। अगर बेटा ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल जो आपका होएगा ये 120 होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल तो 180 होना है ना, तो ये 120 होगा। ओके, तो यहां पर हम थीटा की जगह पे 120 डिग्री भरेंगे, तो अंडर द रूट F1 का स्क्वायर हमारा बन गया 180 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अगेन बन गया 180 का स्क्वायर प्लस
2 टाइम्स 180 इंटू 180, दिस इज 180 का स्क्वायर, कॉस ऑफ 180, सॉरी कॉस ऑफ 120। ठीक है जी, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा इसका कैलकुलेशन जो है ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ, इसके पास भी 180 का स्क्वायर है, इसके पास भी 180 का स्क्वायर, इसके पास भी 180 का स्क्वायर, यहां पर कैसे है F1 एंड F2 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो इन सब में से 180 के स्क्वायर को हमने ले लिया बेटा कॉमन। अब ब्रैकेट में आ गया 1, इसकी जगह पे 1 आ गया, इसकी जगह पे भी 1 आ गया, प्लस 2 इंटू कॉस 120। ठीक है जी। अब 2 इंटू कॉस 120 को जब आप सॉल्व करेंगे, ये 180 के स्क्वायर को तो आपने बाहर कर दिया, ठीक है, तो अंडर रूट में आ गया 1 प्लस 1, दिस इज 2 प्लस 2, कॉस 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 180 माइनस 60। ठीक है जी। अब आप सबको बहुत अच्छे से पता है cos 180 माइनस 60 ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। ये आ गया 180 अंडर रूट 2 प्लस 2, ये आ गया माइनस cos 60। ठीक है, अब ये माइनस का जो साइन है वो आगे आ गया। cos 60 की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है, तो cos 60 की प्लेस पर हमने लिख दिया बेटा 1/2, तो ये हमारा आ गया 180 अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू 1/2, इससे गया ये, अब 2 में से 1 चला गया बेटा, वो 1 आ गया, तो फाइनल आंसर इज 180 न्यूटन। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो भी 180 न्यूटन थी, इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो भी 180 न्यूटन थी, और जो रिजल्टेंट है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 न्यूटन। अब यहां पर क्वेश्चन खत्म ना करके आ जाना, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के द्वारा लग रही है, इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बच्चे अक्सर इसको छोड़कर आते हैं। ठीक है, आप मत छोड़ना, मैं आपको बता रहा हूं। मान लो बेटा ये रिजल्टेंट वाली फोर्स F1 से किसी बीटा एंगल पर है। ठीक है जी, अब मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूं ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो मान लिया जाए बेटा रिजल्टेंट वाली फोर्स किस एंगल पर है, बीटा एंगल पर है। अब एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, tan बीटा इज इक्वल टू, तुम किससे निकाल रहे हो डायरेक्शन, इसकी F1 से निकाल रहे हो। ठीक है जी, अगर आप F1 से इसकी डायरेक्शन निकाल रहे हो तो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, पहले ऊपर F1 लिखो और साथ में इसका लिख दो cos थीटा डिवाइड बाय, नीचे फिर से F1 लिखो और साथ में इसके लिख दो cos थीटा, इसके साथ F2 को कर दो मल्टीप्लाई। एक काम करो, यहां पर आप cos मत लिखिए, यहां पर आप साइन लिखिए ऊपर। ठीक है, क्योंकि tan है ना, ऊपर साइन आना चाहिए। एग्जैक्टली यही हमारा फॉर्मूला होता है। देखो हम यहां पर F1 से इसकी डायरेक्शन पता करना चाहते हैं ना, तो ऊपर भी F1 आया, नीचे भी F1 आया, इधर tan है तो ऊपर साइन लगाया, नीचे cos लगाया, और साथ में इसके दूसरे वाली फोर्स को जस्ट ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में। इसी तरह से अगर मैंने निकाला विद रिस्पेक्ट टू F1, राइट, अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू F2 निकालना होता तो ऊपर भी F2 लिखता, नीचे भी F2 लिखता, ऊपर साइन थीटा लिखता, ठीक है, और नीचे cos थीटा लिखता, इसके साथ F1 को जस्ट ऐड करता। ठीक है ना, ऐसा वो क्वेश्चन में आपको बता सकते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, पर यहां कुछ नहीं बताया तो मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूं। लेट अस सपोज मैंने यहां पर F1 के ही रिस्पेक्ट में निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेटा tan बीटा इज इक्वल टू F1 तो 180 है, एंड cos थीटा की वैल्यू हमने यहां पर 120 भरी है, तो थीटा की वैल्यू यहां sin 120 डिवाइड बाय F2 की वैल्यू अगेन 180 है, प्लस F1 की वैल्यू फिर से 180 है, ये आ गया cos 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में फाइनली जो आंसर आएगा वो √3 आएगा। तो tan बीटा की वैल्यू √3 आएगी, तो बीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये चीज आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अब सबको फॉर्मूले पता है, sin 120 कैसे निकलता है, या तो आप 90 + 30 कर दो या 180 - 60 कर दो। ठीक है, और बड़े इजीली वो आ जाता है।
ठीक है, जिस भी बच्चे को प्रॉपरली नोट करना है, वैसे वो भी प्रॉपर ही था, वो इधर से भी नोट कर सकता है। ठीक है, ये मैंने ढंग से एक एक चीज लिख के आपके लिए बनाई है। ठीक है, सारी की सारी बातें जो इस टाइम बोर्ड पे लिखी हैं ये आपको वहां पर लिख कर आनी है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब कुछ ना 2-3 जरूरी बातें हैं, मैं चाहता हूं वो बातें भी आप अपने दिमाग में रखें। ठीक है, पेपर में बैठने से पहले सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि जब भी कभी भी बेटा एक चार्ज और दूसरे चार्ज में फोर्स लगती है, मान लो Q1 है Q2 है, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो हमेशा कूलम्स फोर्स होती है और उसको निकालने का फॉर्मूला है KQ1 Q2 अपॉन R²। सबको पता है ये बात। ठीक है, परंतु अगर कभी भी आपको कोई बोले कि एक चार्ज है, इस चार्ज ने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाई हुई है, तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करनी हो, उसका क्या फॉर्मूला है? K इंटू वो चार्ज डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। आर यहां पर क्या है? तुम कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। अगर तुम इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उस वैल्यू का स्क्वायर डिनोमिनेटर में कर दो। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? फोर्स में दो दो चार्जेस थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में बस एक चार्ज है। ठीक है ना। अब पोटेंशियल पे हम मूव करते हैं। अगर बेटा हमने किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, तो यहां पर अब चार्ज भी एक ही आएगा और डिस्टेंस भी एक ही आएगा। देखो, फोर्स में दो चार्जेस दो डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज दो डिस्टेंस, पोटेंशियल में एक चार्ज एक डिस्टेंस। मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इस तरफ मूव करते करते हमारा एक एक कम हो रहा है। यहां पर पहले चार्ज कम हुआ, फिर जब पोटेंशियल पे जाना है तो इसका एक डिस्टेंस भी कम हो गया। ठीक है, ऐसे आपको कभी ये फॉर्मूला नहीं भूलेगा। अब अगली बात ये है कि पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, मतलब कभी भी अगर कोई आपको बोले कि ये चार्ज पड़ा है, इसके सामने किसी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में हमने किसी दूसरे चार्ज को मूव करवाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आप जानते हो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। ध्यान रहे ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाना चाहते हो ना, तो मान लो ए का पोटेंशियल है VA, बी का पोटेंशियल है VB, तो इनका पहले पोटेंशियल डिफरेंस कर दो, VB माइनस VA। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से जिसको तुम मूव करवाना चाह रहे हो, उतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई? कभी भी अगर एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करवाने के लिए वर्क आपको कैलकुलेट करना है, तो जिस जगह से तुम मूव करवा रहे हो, जिस जगह तक तुम मूव करवा रहे हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज को तुमने मूव करवाना है। ठीक है जी, बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ में एक और बात आप याद रखें कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये जरूर आपने पढ़ा होगा, जरूर। मैं सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी आप कर लें। ठीक है, ओके। अब अगली बात यह है कि अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे ना कि एक स्फेरिकल शेल है, जैसे फुटबॉल होती है ना, अंदर से खोखली सिर्फ बाहर बाहर ही होती है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपने चार्जेस को इस तरह से टिका दिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो याद रखना बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि जितने भी चार्जेस होंगे वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की दिशा में फैलाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की दिशा में फैलाते हैं। और ये भी आप याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मतलब dV/dr भी क्या है? 0 है। और किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 तभी होता है जब वो चीज क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो अपने दिमाग में बेटा दो बातें याद रखना, किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, ओके। अब अगली बात, अगर हमारे पास में यही सॉलिड स्फीयर है, मान लो ये एक स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, जैसे शॉर्ट पुट होती है ना, शॉर्ट पुट, या फिर आप ऐसा समझ लो कि एक ऐसी बॉल है जिसके अंदर लोहा भर रखा है हमने। ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, K इंटू जितना चार्ज तुमने इसके अंदर भरा है डिवाइडेड बाय जितना इसका रेडियस है उसका क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय तुम इसके अंदर कहां निकालना चाहते हो? तुम यहां निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर तुम यहां निकालना चाहते हो? तुम जहां भी निकालना चाहते हो ना, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो आपको ये जरूरी बातें पता लग गई कि जब भी कभी भी हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो
डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी दूर हम अपना स्मॉल आर रखेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है जी, ओके। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने आपको बता दी। अब हम डायरेक्टली अपना धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स करेंगे फटाफट। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, मैंने आपको जैसे बताया था ट्रायंगल वाला भी आ सकता है, स्क्वायर वाला भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा फाइंड नेट फोर्स ऑन Q4 इफ ईच चार्ज इज 16 माइक्रोकूलम। बेटा सारे के सारे चार्जेस 16 माइक्रोकूलम के हैं, पता करके बताओ Q4 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स कितनी है। ठीक है, ये देखिए बेटा Q4 के ऊपर तीन चार्जेस फोर्सेस लगा रहे हैं। ये वाला चार्ज भी अपनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये वाला चार्ज भी अपनी फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। अब ये वाला चार्ज जो Q4 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा F1। ये वाला चार्ज जो इस पर फोर्स लगाएगा वो F2 फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज जो इस पर फोर्स लगाएगा वो F3 फोर्स लगाएगा। ठीक है जी, अगर मैंने F1 फोर्स को कैलकुलेट करना है, देखो बेटा ये एक स्क्वायर है तो इसीलिए इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, 0.2 मीटर ही होएगा। ठीक है जी, तो यहां पर F1 वाली फोर्स हमारी किसके बराबर आई, K इंटू Q1 वाला चार्ज मल्टीप्लाई बाय ये वाला चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू हमने भर दी 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू हमारी ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है, सारे के सारे चार्जेस 16 माइक्रोकूलम के हैं, तो Q1 की वैल्यू है 16 इंटू 10 की पावर -6। Q2 की भी वैल्यू 16 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह से आप जरा ध्यान से देखो, जितनी दूर Q1 वाला चार्ज था उतनी ही दूर Q3 वाला चार्ज है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। जितना मैग्नीट्यूड इसका और इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका और इसका है। तो अगर डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो F3 वाली फोर्स भी हमारी सेम ही आएगी। तो F3 वाली फोर्स भी हमारी बेटा कितनी आई है, 57.6 न्यूटन, इतनी ही आई है। अब F2 वाली फोर्स का सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो F2 वाली फोर्स किसके बराबर है, K इंटू Q2 वाला चार्ज मल्टीप्लाई बाय Q4 वाला चार्ज, Q2 वाला Q4 वाला चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q4 वाला है 16 माइक्रोकूलम का चार्ज, Q2 वाला भी है 16 माइक्रोकूलम का चार्ज डिवाइडेड बाय, अब रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। A का स्क्वायर क्या है, 0.2 इंटू 0.2। अब कॉमन सेंस वाली बात मैं आपको बताता हूं बेटा, सारी चीजें सेम है, मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं सारी की सारी वैल्यूज इसकी भी हैं, बस इसके और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये सारी की सारी जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये मैं यहां पर जो बॉक्स बना रहा हूं पिंक कलर का, ठीक है बेटा, इस पूरे का जो वैल्यू है ये तो 57.6 है। इसको जब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको जब मैंने इस तरह से 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है, 28.8 न्यूटन, मतलब उससे आधी हो जाएगी। ठीक है ना, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लेना। तो हमने इससे आधा कर दिया, 28.8 न्यूटन, इस तरह से। ठीक है जी, अब जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बेटा, अभी F2 को साइलेंट कर दो। अब ऐसा देखो कि F1 वाली फोर्स मेरी इधर लग रही है एंड F3 वाली फोर्स मेरी इधर लग रही है। मान लो इसका जो रिजल्टेंट है वो F डैश इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, F डैश जो रिजल्टेंट है वो F1 एंड F3 का रिजल्टेंट है। ये किसके बराबर आएगा, अंडर द रूट F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 cos थीटा। अब थीटा कौन सा लेना होता है, F1 और F3 के बीच का एंगल। ठीक है, तो F1 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया बेटा, 57.6 का स्क्वायर, 57.6 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर cos 90 हो गया तो हमारे पास में इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो F डैश की वैल्यू निकल कर आ रही है 81.5 न्यूटन। ठीक है, अब आप देखो कि F डैश जो था वो F3 एंड F1 का रिजल्टेंट था, और F डैश जो है वो F2 की ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो F डैश एंड F2 बेटा दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हमारी जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, F डैश प्लस F2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एंड F2 हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, F2 वाली फोर्स है बेटा हमारी 28.8। ठीक है जी, एंड F डैश वाली फोर्स हमने निकाली है 81.5। ठीक है, इसको जब आपने सॉल्व किया, दिस इज 110.3 न्यूटन। ठीक है जी, दिस इज 28.8।
ठीक है, 110.3 न्यूटन। तो हमारी टोटल फोर्स जो सहन करनी पड़ रही है Q4 को वो 110 न्यूटन की करनी पड़ रही है। ठीक है जी, याद रखना, अपने दिमाग में सेट कर लेना कि जब भी कभी भी आपको किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालनी है ना, तो जितने भी दूसरे चार्जेस पड़े हैं सबकी फोर्सेस को पहले उस चार्ज के ऊपर ड्रॉ कर लो और फिर बारी बारी से उन फोर्सेस को कैलकुलेट करो और उनका सम कर दो, मतलब उनका नेट फोर्स निकाल दो। ठीक है जी, ओके, हम तीसरे न्यूमेरिकल पे मूव कर रहे हैं। थर्ड न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। इसमें उन्होंने कहा फाइंड रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। बेटा अपने दिमाग में एक चीज याद रखना, जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कभी भी इसकी गलती मत करना, ये चार्ज एनक्लोज होता है, मतलब जितना चार्ज तुम्हारी सरफेस के अंदर आ रहा है ना, वो सारा का सारा चार्ज आपको यहां पे भरना होता है। ठीक है जी, उन्होंने आपको क्या कहा, फाइंड रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। बेटा ये वाली जो सरफेस है ये S1 सरफेस है एंड ये बाहर वाली जो सरफेस है ये S2 सरफेस है। आप पता करके बताओ कि S1 वाली सरफेस का कितना फ्लक्स है एंड S2 वाली सरफेस का कितना फ्लक्स है, और उसकी रेशियो पता करके दिखाओ। बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सरफेस नंबर 1 की फ्लक्स निकालता हूं तो वो है सरफेस नंबर 1 में कितना चार्ज है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर मैं सरफेस नंबर 2 का फ्लक्स निकालता हूं तो सरफेस नंबर 2 का कितना फ्लक्स है, बेटा सरफेस नंबर 2 का फ्लक्स होएगा टोटल सरफेस नंबर 2 के अंदर कितना चार्ज आ गया। बहुत बच्चे यहां पर गलती करते ही करते हैं भाई, वो ऐसा समझते हैं सरफेस नंबर 2 के अंदर तो सिर्फ 2Q चार्ज है। भाई साहब नहीं, ये वाला सरफेस भी तो सरफेस नंबर 2 के अंदर ही है, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो भी एक तरह से सरफेस नंबर 2 के ही अंदर चार्ज है। तो आप टोटल चार्ज यहां पर क्या लिखेंगे, 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यहां पर क्या पता करनी है बच्चों, रेशो पता करनी है। तो रेशो विल बी इक्वल टू फ्लक्स 1 अपॉन फ्लक्स 2, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 1/3। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, यस सरफेस नंबर 1 का फ्लक्स ये था, सरफेस नंबर 2 का ये था, तो रेशो हमारी इसकी कितनी आ रही है, 1/3। अब कहानी में एक ट्विस्ट है, इन्होंने कहा हाउ विल फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1 चेंज इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ K इज इक्वल टू 5। बेटा अगर सरफेस नंबर 1 के अंदर मैं एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दूं जिसके K की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में क्या जानते हैं। बेटा जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देते हैं, देखो अगर वैक्यूम है तो मतलब परमिटिविटी हमारी एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है जी, अगर हमने कोई K डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो हमारी जो परमिटिविटी है वो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। ठीक है जी, मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू K होता है। तो उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो जाती है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, मतलब अगर मैंने कोई मटेरियल भर दिया, अगर मैंने कोई मटेरियल फिल कर दिया, ठीक है, तो मेरी जो परमिटिविटी है मटेरियल की विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होएगा, जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैंने मटेरियल फिल किया उसके बराबर होएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी का होता है ये फॉर्मूला, ये होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है जी, ओके, तो आप बस अपने दिमाग में ये चीज याद रखें कि जब तक हमने इसके अंदर कुछ नहीं भरा था तब तक जो हमारी परमिटिविटी थी वो एप्सिलॉन नॉट थी। अब जब हमने भर दिया तो अब हमारी जो परमिटिविटी है वो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, मतलब वो 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम यहां पर फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, अब मैंने सरफेस नंबर 1 की फ्लक्स निकालनी है ना, सरफेस नंबर 1 के अंदर चार्ज कितना है, Q चार्ज है, डिवाइडेड बाय मेरी परमिटिविटी कितनी हो गई है, अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रही है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो गई है। ठीक है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय K की वैल्यू इज 5 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले सरफेस नंबर 1 का जो फ्लक्स था वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, अब जो सरफेस नंबर 1 का फ्लक्स है वो चार्ज अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है जी, मतलब आफ्टर प्लेसिंग द मीडियम, ठीक है, फ्लक्स 1 मीडियम का मतलब फ्लक्स 1 सरफेस का मीडियम को भरने के बाद किसके बराबर हो जाएगा,
1/5 टाइम्स हो जाएगा फ्लक्स ऑफ 1 इन वैक्यूम। ठीक है, मतलब कोई मटेरियल भरने के बाद उसका जो फ्लक्स है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप एडिशनली बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को टीचर्स बहुत तरीके से पूछ सकते हैं। एक मैंने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, वो आपको कहेंगे कुछ इस तरह की सरफेस है, एक चार्ज पड़ा है Q1, दूसरा चार्ज पड़ा है Q2, तीसरा चार्ज पड़ा है Q3। ठीक है, बताइए फ्लक्स कितना है। घबराना नहीं है, फ्लक्स क्या होता है, जितना चार्ज अंदर पड़ा है, अंदर चार्ज क्या पड़ा है Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, इतना फ्लक्स है। बाहर का चार्ज हम नहीं मानेंगे। टीचर बस ये पूछना चाहता है कि बच्चे को क्या इतनी नॉलेज है कि सिर्फ अंदर का ही चार्ज भरना होता है, बस ये देखना चाहता है। ठीक है, ओके, अब अगली बात, अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, फिर से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने आपको कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर EX, मतलब ये हमारा Y एक्सेस है, ये हमारा एक्सेस है, ये हमारा Z एक्सेस है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो X एक्सेस में है। ठीक है जी, और वो X एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, अल्फा x 1/2 के बराबर है। एंड फिर उन्होंने हमें कहा कि Y एक्सिस की और Z एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, Y एक्सिस की और Z एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 है। ठीक है जी, फिर उन्होंने हमें कहा कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। मतलब इसमें जो अल्फा की जो वैल्यू है वो 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है ना, उसमें जो कांस्टेंट अल्फा है वो 800 है। ठीक है, अब वो हमें कह रहे हैं फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, पता करके बताओ कितना फ्लक्स है। देखिए बेटा, फ्लक्स का तो फॉर्मूला होता है हमारा E.A। ठीक है, अगर डॉट को हटा दें तो cos थीटा हम लगाते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के कारण होगा, क्योंकि वाई एक्सिस में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ठीक है जी, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ही कारण हमारा फ्लक्स इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है जी, ओके, फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की हमें जरूरत है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी चीज एरिया, और तीसरी चीज एंगल की भी। अब आप जरा देखिए कि यहां पर जो हमारा एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह है। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन कौन सी मानी जाती है बेटा, एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर मानी जाती है। मतलब अगर ये हमारा सरफेस है तो मैं एरिया वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूंगा इसके परपेंडिकुलर। तो अगर मेरा एरिया वेक्टर ऐसे ड्रॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी ऐसे ड्रॉ हो गई, तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारी सरफेस है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर को ड्रॉ होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर को ड्रॉ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर को ड्रॉ होगी, ऐसे। तो हमारा थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अपने दिमाग में याद रखें, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की ही सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है तो फ्लक्स भी वहीं पर ही रहेगा। ठीक है जी, ओके, अब मैं आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना बता रहा हूं। पहले मैं सरफेस नंबर 1 के ऊपर फ्लक्स निकाल रहा हूं। मतलब मान लो ये है सरफेस नंबर 1, जहां पर एंगल कितना है 180। तो सरफेस नंबर 1 का फ्लक्स कितना होगा बेटा, E.A। ठीक है, तो E की वैल्यू हमने भर दी अल्फा x 1/2 जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। एरिया की वैल्यू, मान लो इस सरफेस का जो एरिया है वो हमारा इसकी साइड A दी हुई है, ये भी इसकी A है, तो इसका एरिया हमारा बन गया A का स्क्वायर। ठीक है जी, ओके, तो एरिया के लिए हमने यहां पर भर दिया A का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात और है कि ये जो क्यूब है ना, ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर पड़ा है, A डिस्टेंस पर पड़ा है। तो अगर ये क्यूब ओरिजिन से A डिस्टेंस पर पड़ा है तो मैं x की जगह पर A भरूंगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 800, x की जगह पर मैंने A भरा, पावर में इसके क्या है 1/2, एंड एरिया की जगह पर इस सरफेस का एरिया कितना है हमारा, A का स्क्वायर। ठीक है, एंड एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहां एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो cos 180 की वैल्यू क्या भर दी, -1। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स क्या आ गया, -800 A5 की पावर, मतलब A की पावर 5/2। ठीक है ना, आप समझ गए ना, जैसे फ्लक्स था ये E A cos थीटा था। ठीक है, E हमने भरना था अल्फा x 1/2, एरिया हमने भरना था, एरिया क्या भरेंगे, A का स्क्वायर cos 180,
इस तरह से, ठीक है। अल्फा के जगह पे 800 भर दिया। एक्स की वैल्यू कितनी है, इसकी एक्स की वैल्यू है a की पावर 1/2, फिर से a की पावर 2, cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है। तो इस पूरे को हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा आ गया -800 a की पावर 1/2 एंड 2 बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, दिस इज 5/2, दिस इज 5/2, ठीक है जी, ओके, 5/2, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने अलग से आपको लिख के बता दिया, ठीक है। इसी तरह से बेटा मान लो ये है सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 2 का फ्लक्स फिर से वैसे ही निकलेगा। पहले हमने भर दी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने भरना है एरिया, फिर हमने भरना है कॉस का एंगल, ठीक है। अब यहां पर एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 800, एक्स की वैल्यू, अब देखो a प्लस a, अब x एक्सेस में जो डिस्टेंस है वो 2a हो गया है, तो इसीलिए x की वैल्यू मैंने 2a भर दी है, ठीक है। एरिया यहां पर क्या है बेटा, एरिया है a का स्क्वायर, तो हमारा फ्लक्स इसमें बन जाएगा 800 इंटू 2 इंटू a की पावर 5/2। अब टोटल फ्लक्स अगर आप देखें तो बेटा एक बात आप इसमें ध्यान दें कि ऑलरेडी इसके एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसके आगे माइनस लग गया, तो जो टोटल फ्लक्स है इस पूरे के पूरे क्यूब के ऊपर वो कितना होगा, वो होगा φ1 प्लस φ2, ठीक है। φ1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -800 a की पावर 5/2, -800 a की पावर 5/2, एंड φ2 की वैल्यू कितनी है, 800 2a की पावर 5/2, 800 इंटू 2a की पावर 5/2, ठीक है जी। आई होप सो ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर जो 2 है वो 2 के साथ में नहीं है, ठीक है। अब आप इसको बस सॉल्व करेंगे, आप a की पावर 5/2 को दोनों में से कॉमन ले लें, ठीक है। 800 को भी दोनों में से कॉमन ले लें, इसकी जगह पर आएगा -1 और इसकी प्लेस पर आएगा 2 की पावर 5/2, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ी सी बात ठीक कर देता हूं, ये देखिए बेटा φ1 की हमारे पास वैल्यू है -800 a की पावर 5/2, ठीक है, एंड φ2 की हमारे पास वैल्यू है 800 2a की पावर 5/2, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। यहां पर जो 2 था इसकी पावर में 1/2 था एंड a की पावर में भी 1/2 था, ठीक है, मतलब 800 2 की पावर 1/2 a की पावर 5/2, ठीक है। तो 2 की पावर इज 1/2 है यार, a की पावर 5/2, तो इन दोनों में से हमने 800 को कॉमन ले लिया, a की पावर 5/2 को कॉमन ले लिया, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास आ गया -1 प्लस √2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 800 इंटू a की पावर 5/2, ठीक है, -1 प्लस 1.414, ठीक है। तो 800 इंटू a की पावर 5/2, दिस इज 0.414, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी नेट फ्लक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको फर्दर डेसिमल को सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां पे भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना था कि आपको ये चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहां पर एक्स डायरेक्शन में थी ना, ठीक है, तो हमने एरिया भी एक्स डायरेक्शन का देखा, यहां एरिया एक्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है और इस सरफेस का एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही है, तो इस सरफेस पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री है। इस सरफेस पर अगर देखा जाए एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल हमारा 180 डिग्री। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा पिछले वाले के ही टाइप का है, अगर पिछले वाले में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन है तो इसमें वो दूर हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द नेट फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड अ सिलेंडर गिवन बाय दिस, ठीक है जी। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है उसके कारण आपको नेट फ्लक्स निकालना है। फाइंड द नेट फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड सिलेंडर गिवन बाय दिस, ओके। अब बेटा इसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक्स एक्सिस में ही दी हुई है। उन्होंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके साथ आई कैप लिखकर बताया है, तो दिस पर्टिकुलरली मींस कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू कितनी है 500 एक्स आई कैप। मतलब अगर मैं यहां पर चेक करूं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 1 मीटर के एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को एग्जीक्यूट कर रही है। तो अगर मैं सरफेस नंबर 1 पे चेक करूं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 500 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या है 1 मीटर, तो मैं 1 भरूंगा, ठीक है जी, इनटू आई कैप। ओके, अगर मैं यहां पर चेक करूं तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 500 इंटू कितना डिस्टेंस है 1 + 1 मतलब 2 आई कैप। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 1000 आई कैप की आएगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जीक्यूट होगी वो 500 आई कैप की एग्जीक्यूट होगी। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई डाला है, एक्स ना समझ लेना, ठीक है। तो मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो अब उन्होंने हमसे पूछा नेट फ्लक्स बताइए। तो बेटा अब की बारी जो फ्लक्स है वो पहले मैं सरफेस नंबर 1 पे निकालूंगा, फिर मैं सरफेस नंबर 2 पे निकालूंगा, फिर मैं नेट फ्लक्स निकाल दूंगा दोनों को ऐड करके, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा टास्क है जैसे हमने पिछले में किया। अब सबसे पहले मैं इस लेफ्ट वाली सरफेस पे मतलब सरफेस नंबर 1 पे फ्लक्स निकाल रहा हूं। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है बेटा, ई की वैल्यू है हमारी 500 इंटू एक्स, ठीक है जी। ओके, तो E की वैल्यू यहां पर 500 इंटू एक्स है, ठीक है। ये मैंने गलती से यहां पे 50 लिख रखा है, 500 इंटू एक्स मैंने E की वैल्यू भर दी। एरिया की वैल्यू कितनी है बेटा, मान लो इस सरफेस का जो एरिया है वो 25 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमेशा एरिया या डिस्टेंस हमेशा मीटर में लेने होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट जब किया तो वो हमारा हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 होता है, पर यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -4 से, ठीक है। अब क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसी है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन हमारी ऐसी होगी, तो यहां पर थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो सरफेस नंबर 1 के लिए हमारा थीटा होगा 180 डिग्री, ठीक है जी। ओके, तो अब क्योंकि सरफेस नंबर 1 की हमने बात करनी है तो उसकी बात में x की वैल्यू, सरफेस नंबर 1 के लिए मैं x की वैल्यू कितनी भरूंगा 1 मीटर, तो इसमें मैं x की वैल्यू भरूंगा 1 मीटर। 25 इंटू 10 की पावर -2 ऐसे आ गई। cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो उसका माइनस का साइन मैंने सबसे आगे लगा दिया। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब 50 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी 500 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास में आंसर आएगा 0.125 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसी तरह से एक काम करते हैं, यहां पर ये वैल्यू बहुत बड़ी है, हम इसको 50 ही कर देते हैं, ठीक है, इसको हम 50 ही कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो हमें कैलकुलेशंस दोबारा से करनी होंगी। ओके, अगली बात सरफेस नंबर 2 की मैं यहां पे बात करता हूं, यह है सरफेस नंबर 2। तो बेटा सरफेस नंबर 2 का हमारा फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी 50, ठीक है। अब सरफेस नंबर 2 के लिए हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो उसके लिए हमारे डिस्टेंस की वैल्यू मैं 2 मीटर भरूंगा। एरिया की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10 की पावर -4 cos 0 डिग्री, ठीक है जी। तो x की वैल्यू जब इसमें हमने 2 भरी तो एज अ रिजल्ट हमारा आंसर आ गया फिर से 0.125, ठीक है। परंतु डिफरेंस है दोनों में, ये नेगेटिव आया है और ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो अब मेरे को क्या निकालना, क्या है, मेरे को अब नेट फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स, ठीक है जी। तो बेटा इसमें अब नेट फ्लक्स हमारा कैसे निकलेगा, पहले हम इसका ना फ्लक्स एक बार कैलकुलेट खुद करते हैं। 50 इंटू 2 दिस इज 100 इंटू 25, ठीक है, दिस इज 2500 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गई, ठीक है, ये आ गया 0.25, ओनली ये हमारा 0.25 आया। और वो हमारा कितना आया था बेटा सरफेस नंबर 1 का -0.125, ठीक है जी। तो फ्लक्स हमारा नेट कितना हो जाएगा,
नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा बेटा -0.125 प्लस 0.25, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आप जब प्लस में से माइनस को माइनस करेंगे, दिस इज 0.125, ठीक है जी। तो 0.125 आ जाएगा, ठीक है। हम अपनी तरफ से इसके आगे एक जीरो लगा सकते हैं ना, तो 250 में से 125 जब माइनस होगा तो वो 0.125 आ जाएगा प्लस वाला। तो ये तो है हमारा बेटा नेट फ्लक्स। अब आगे इन्होंने हमें बोला है नेट फ्लक्स तो बताओ ही बताओ, साथ में नेट चार्ज भी बताओ। देखो बेटा, चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अब मेरे पास फ्लक्स आ चुका है 0.125, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो हमारे पास में फाइनली आंसर आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनका करने का स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। कैलकुलेशंस में अगर हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो यही लेक्चर 1 घंटे का बन जाएगा और आप लोग अपना पेपर देने वाले हो। आपके पास इतना समय नहीं है एक ही चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे आप 2-2, 3-3 घंटे यहां पे लगा दो, ठीक है ना। ओके, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी काम करवा रहा हूं। अगला है हमारा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ द डायपोल सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है जी। मतलब एक डायपोल है दैट इज 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये जो डायपोल है ये एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब 20 सेंटीमीटर इधर से एंड 20 सेंटीमीटर इधर से आपको इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है जी। ओके, अब बेटा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? E1 प्लस E2 होगी। बात समझ में आ गई? अब बस हमें E1 एंड E2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। E1 का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले यही बताया है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जितना हमारा चार्ज होता है, यहां पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारा कितना है? डिस्टेंस यहां पर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर है, दिस इज 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ओके जी, तो ये हमारी वैल्यू है E1 की। इसी तरह से अगर मैं E2 की वैल्यू को निकालूं तो सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, बस आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, तो वो हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और इसको हम उठाकर ऐड कर देंगे और हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो E1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई है, E2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई है। तो जब हमने माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया एंड डिस्टेंस को इस तरह से हमने जब सॉल्व कर दिया तो बेटा उसके बाद हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। अगला सवाल है हमारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। ये सवाल है वेयर शुड अ चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये हमारे को उन्होंने एक सिस्टम दिया है जिसके यहां पर Q चार्ज है, यहां पर है 3Q चार्ज। वो कहते हैं तीसरा चार्ज हमने रखना है, हम कहां पर रखें? ठीक है, इस सिस्टम में हम कहां पर रखें तीसरा चार्ज, सो दैट वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब इस तरह से हम चार्ज को रखना चाहते हैं ताकि वो चार्ज जितनी भी फोर्सेस लगा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम फोर्सेस लगाए। इसके बारे में मैं कुछ आपको नॉलेज बताना चाहता हूं। देखो बेटा, अगर दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो तुम सेंटर पर कोई नेगेटिव चार्ज अगर रखोगे तो ये वाला पॉजिटिव उसको इधर को खींचेगा, ये वाला पॉजिटिव इधर को खींचेगा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है जी। अगर एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो तुम बीच में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो ये वाला चार्ज इधर को खींचेगा, ये वाला चार्ज इधर को खींचेगा, तो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो तुम पॉजिटिव चार्ज अगर रखना चाहते हो, ठीक है, मैं येलो पेन से बना रहा हूं, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज रखना चाहते हो तो तुम यहां रखोगे,
क्यों? क्योंकि अगर बेटा आपने पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया तो ये वाला इसको इधर को खींचेगा, ये वाला इसको इधर को खींचेगा, तो यहां आप रख सकते हो। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दिया तो ये वाला इसको इधर को खींचेगा, ये वाला इसको इधर को भगाएगा, तो यहां भी आप रख सकते हो। तो अगर तुम्हारे प्लस और माइनस चार्जेस हैं तो तुम तीसरा चार्ज पॉजिटिव रखना चाहते हो, वो पॉजिटिव चार्ज तुम्हें बाहर रखना पड़ेगा, तुम्हें यहां या यहां रखना पड़ेगा। परंतु अगर तुम्हारे दोनों के दोनों चार्जेस सेम हैं, तुम कोई तीसरा चार्ज रखना चाहते हो तो तुम्हें वो बीच में रखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है मतलब फिर से सेम है, तुम कोई तीसरा चार्ज रखना चाहते हो तो वो भी तुम्हें बीच में ही रखना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, अगर तुम्हारे दो चार्जेस सिमिलर हैं, तुम तीसरा चार्ज रखना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें वो इन दोनों चार्जेस के सेंटर पे मतलब इनके बीच बिचाले कहीं पे रखना पड़ेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हारे दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं तो तुम्हें तीसरा चार्ज इनके बाहर रखना पड़ेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। अपने दिमाग में ये चीज बिठा के चलें, ठीक है। अब इन्होंने हमें दोनों के दोनों चार्जेस कैसे दिए हैं? सेम दिए हैं। तो तुम जो तीसरा चार्ज रखना चाहते हो वो तुम्हें बीच बिचाले रखना पड़ेगा, और रखना भी कौन सा पड़ेगा? अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो तुम्हें तीसरा चार्ज नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो आप यहां पर यह समझ गए हैं कि टू अटेन इक्विलिब्रियम, टू अटेन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए तीसरा चार्ज कैसा होना चाहिए बेटा? नेगेटिव होना चाहिए। मान लो मैंने तीसरा चार्ज यहां पर रख दिया, पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पर रख दिया, तो अगर पूरा डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो गया? 2 माइनस एक्स। ठीक है जी, ओके। अब इसमें और इसमें कितनी फोर्स लग रही है? उतनी ही फोर्स लग रही है इसमें और इसमें, तभी वो इक्विलिब्रियम बन पाएगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है विद द इक्वल फोर्स। ठीक है, ओके बेटा, मान लो ये इधर को जो खींच रहा है उसकी फोर्स है k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये जो इसको इधर को खींच रहा है उसकी फोर्स है k 3q इंटू कैपिटल क्यू, 3q इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो कटता था उसको हमने काट दिया, तो फाइनली हमारी वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं यहां पर इसके स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो 3 के ऊपर तो आ जाएगा अंडर द रूट, 2 माइनस एक्स के ऊपर जो रूट आएगा तो वो इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। तो 2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3x प्लस एक्स। तो 2 की वैल्यू आ गई, x को कॉमन ले लिया, रूट 3 प्लस 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करके 0.73 मीटर आ गया। तो बेटा आप अपने दिमाग में ये चीज याद रखें, जब भी कभी भी इक्विलिब्रियम बनाना है, तुम्हारे सेम चार्जेस हैं तो तुम ऑपोजिट चार्ज सेंटर पे रख के इक्विलिब्रियम बना सकते हो। तुम्हारे ऑपोजिट चार्जेस हैं तो तुम प्लस या माइनस का चार्ज इसके बाहर रखकर इक्विलिब्रियम बना सकते हो। तो इन टाइप्स के ही न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के। इसी तरह से मैं जितने भी चैप्टर्स हैं सबके जरूरी न्यूमेरिकल्स की आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने डेरिवेशंस तैयार कर दी हैं जो मैंने आपको एक वीडियो में बताई हुई है इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, ठीक है ना, अगर आपने वो वाला काम कर लिया है, ठीक है, मेरी बताई हुई डेरिवेशंस की लिस्ट को तैयार कर लिया है, उसके साथ आप 7-7 8-8 ये न्यूमेरिकल्स पढ़ जाओ बेटा, आपका क्या जाता है, वहां पर आपका इतना बढ़िया स्कोर हो जाएगा, आप 60 से ऊपर नंबर लेने वाले बन जाओगे 70 में से। ठीक है, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो 60 से ऊपर वाले नंबर तक आप बन जाओगे। इसके बाद मैं केस स्टडी की भी वीडियोस बनाने वाला हूं, ठीक है ना। बस आप बने रहिए ताकि जो भी बातें मैं बता रहा हूं वो आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।